A very warm welcome dear students. In the lecture number 7 हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके थे ऑसिलेशंस की. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15. सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट find the change in the length of a second's pendulum if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second square. ओके तो देखो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सेकेंड्स पेंडुलम. सेकेंड्स पेंडुलम इज़ अ पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स. तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच अ स्टूडेंट शुड नो इज दैट फॉर अ सेकेंड्स पेंडुलम आई कैन राइट हियर सेकेंड्स पेंडुलम के लिए कैपिटल टी वी नो द कैपिटल टी वैल्यू इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं राइट. Now what is given? Acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second square. Now if you remember the formula for time period t is equal to 2 pi into square root of L by g. This is the formula for time period. अब what will happen is कि g is changing तो obviously time period will change. बट द क्वेश्चन इज दैट इट हैज़ टू रिमेन ऑल द टाइम सेकेंड्स पेंडुलम ओनली. मतलब टाइम पीरियड को 2 सेकेंड ही रखना है, टाइम पीरियड चेंज नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड चेंज नहीं हो सकता और जी चेंज हो रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एल को चेंज होना पड़ेगा राइट. तो देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम. मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि रियलिटी में हो क्या रहा है कि इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम g को चेंज करेंगे तो t तो चेंज होना चाहिए. बट क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसको सेकेंड्स पेंडुलम ही रखना है. मतलब टाइम पीरियड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास. तो अगर g चेंज हो रहा है और टाइम पीरियड को सेम रखना है तो l को भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. तो कितना लेंथ चेंज करना पड़ेगा, व्हाट इज़ द चेंज इन द लेंथ. तो ये तो फिक्स्ड है कि टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकेंड होगा. तो अगर मैं टाइम पीरियड को 2 सेकेंड लिख दूँ तो आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी. नाउ ऑब्वियस है कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एल बाई जी. सो फाइनली व्हाट आंसर आई विल गेट लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम इज इक्वल टू जी बाय पाई स्क्वायर. क्योंकि जी चेंज हो रहा है तो लेंथ को भी चेंज करना पड़ेगा. और हम अगर ध्यान से देखो तो जी बढ़ रहा है राइट. मतलब पहले जी का वैल्यू था 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अब जी का वैल्यू है G2 लिख देता हूँ उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑफकोर्स अगर G चेंज होगा तो L भी चेंज होगा और L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. तो फाइनली G बड़ा है तो लेंथ भी बड़ा होगा. तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, हमको पूछा हुआ है चेंज इन लेंथ. ओके तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ पूछा है राइट. तो चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1. तो दैट विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1 मतलब हम जानते हैं कि L इज़ G बाय पाई स्क्वायर. तो L2 विल बी इक्वल टू G2 बाय पाई स्क्वायर minus G1 by pi square. Okay, so that answer will be equal to 9.8 minus 9.75 the whole divided by pi square. और अगर आपको एग्जैक्टली गवर्नमेंट बुक की आंसर चाहिए, देखो अगर आप पाई को 3.142 द होल स्क्वायर रख के सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगी 0.0049. लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली गवर्नमेंट बुक की आंसर चाहिए तो आप इसको एक काम करो 9.8 माइनस 9.75 0.05 डिवाइडेड बाय आप इस पाई स्क्वायर को लिख दो 22/7 द होल स्क्वायर. अगर 22/7 द होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 49 न्यूमरेटर में इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 484. 22 का स्क्वायर 484 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर एग्जैक्टली आएगा 0.0051 मीटर. सो दिस इज़ द चेंज इन द लेंथ. बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है
क्योंकि g बढ़ा, g इंक्रीज हुआ 9.75 से 9.8, तो लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम को कम नहीं करना पड़ेगा, इतना लेंथ से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये डिक्रीजेस बाय 0.01051 मीटर के जगह पे होना चाहिए था इंक्रीजेस बाय 0.0051 मीटर, राइट। तो ये आप जरा ध्यान रख लेना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. At what distance from the mean position is the kinetic energy of the particle performing SHM of amplitude 8 centimeter, three times its potential energy? So the question is kinetic energy at a certain location is 3 times of the potential energy. तो वो कौन सा डिस्टेंस है, कहाँ पे ऐसा होगा? तो डेटा तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है हमको। डेटा में लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमको डेटा दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमको डेटा में एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है। द एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। नाउ वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस काइनेटिक एनर्जी सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो हाफ के दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, ओके, एंड व्हाट यू विल फाइनली एंड अप गेटिंग इज यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर is equal to 4x square, or I can write x square is equal to a square by 4. So finally what we get is we'll get x is equal to plus or minus a by 2. तो x का आंसर आएगा, a तो हमको दिया हुआ था 8, तो आंसर आएगा 8 by 2, तो x का आंसर आएगा प्लस और माइनस 4 सेंटीमीटर, राइट। तो याद रखना पड़ेगा कि आंसर, अच्छा प्लस और माइनस मतलब ऐसा काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 2 बार होगा, एक तो पॉजिटिव साइड में होगा और एक नेगेटिव साइड में होगा, मतलब मीन पोजीशन के राइट साइड में भी एक बार ऐसा होगा और लेफ्ट साइड में भी ऐसा होगा, ओके। सो इसलिए हमको प्लस और माइनस आ रहा है आंसर में, राइट। तो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। तो देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड्स। तो मुझे सबसे पहले कैपिटल T दिया हुआ है, मैं कैपिटल T लिख लेता हूँ। कैपिटल T is equal to 2 pi seconds. Capital T is 2 pi seconds. About the mean position O is observed to have a speed of b root 3 when at a distance b meter from O. मतलब जब उसकी डिस्टेंस है b मीन पोजीशन से, तो उस समय उसकी स्पीड है b रूट 3। तो अगर हम डायग्रामेटिकली सोचें तो कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्सट्रीम है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये हम मीन पोजीशन मान लेते हैं, राइट। ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है x इक्वल टू माइनस a, ठीक है। सिचुएशन देखो आपको क्या दी हुई है। द सिचुएशन गिवन इज लाइक दिस दैट व्हेन इट इज़ एट डिस्टेंस b, मतलब यहाँ पे है, जब वो डिस्टेंस b पे है, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट b इनफैक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी पता है एंड द वेलोसिटी इज गिवन एज b रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमको वेलोसिटी पता है यहाँ पे, द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू b रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O एट दैट इंस्टेंट फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस b। मतलब और एक डिस्टेंस b उसको आगे जाना है तो कितना टाइम लगेगा। और एक डिस्टेंस b का मतलब ये होगा कि और एक डिस्टेंस b मतलब यहाँ से और b आगे, ठीक है। तो वो हम निकाल लेंगे, कितना टाइम लगेगा देखते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में आ गई कि पार्टिकल ने मीन पोजीशन से शुरुआत की और जब वो डिस्टेंस b पे पहुंचा या उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से b था तो उसका वेलोसिटी v रूट 3 था। तो देखो हम इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल पाएंगे, हम जानते हैं कि द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, द वेलोसिटी
at any point, the velocity at any point is given by the formula v is equal to omega रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे सामने सिचुएशन क्या है, देखो हमारे सामने सिचुएशन ये है कि जब वेलोसिटी b रूट 3 है तो डिस्प्लेसमेंट हमको b दिया हुआ है, दैट मीन्स, और ओमेगा में निकाल सकता हूँ, मैं निकाल रहा हूँ ओमेगा यहाँ पे, देखो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी भी 2 पाई है, तो 2 पाई बाय, देखो कैपिटल टी 2 पाई दिया हुआ है, तो 2 पाई बाय 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड. और अब हम ये भी जानते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू b, जब x b है तो वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है b रूट 3, तो अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं 1 में. अगर इसको 1 में सब्सटीट्यूट कर लूँगा तो सब्सटीट्यूटिंग इन 1, इफ़ आई सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 आई विल गेट, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें बट प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, और एचएससी बोर्ड के प्रॉब्लम्स तो वैसे भी इजी होते हैं, राइट. तो हम वेलोसिटी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, b रूट 3 इज इक्वल टू 1 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमको b दिया हुआ है तो b स्क्वायर, और अगर ये 1 है और अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो आंसर आएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मुझे एम्पलीट्यूड मिल गया, एम्पलीट्यूड आ गया 2b. तो एम्पलीट्यूड 2b आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस भी b है यहाँ से यहाँ तक. मतलब अगर उसको पूरा यहाँ से पूछा क्या, देखो पॉइंट, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, पॉइंट ए तो नहीं नाम देंगे, पॉइंट सी और डी नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल. सो आई वुड लाइक टू कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि पॉइंट सी से डी पे जाने में उसे कितना टाइम लगेगा. तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल फर्स्ट फाइंड आउट, देखो मैं जानता हूँ कि इसको एफ नाम दे देते हैं, चलो f से d जाने में, f से d मतलब 1/4 ऑफ ऑसिलेशन, तो मैं जानता हूँ कि f से d जाने में जो टाइम लगेगा वो होगा कैपिटल T बाई 4. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट f, मतलब मेन पोजीशन f से पॉइंट d पॉजिटिव एक्सट्रीम तक इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 4, और कैपिटल T में जानता हूँ मैं, लास्ट में सब्सटीट्यूट कर दूंगा T बाई 4, मतलब F से D में जाने में कितना टाइम लगा मैं जानता हूँ, और F से C में कितना टाइम लगेगा वो मैं निकाल सकता हूँ कितना टाइम लगेगा. देखो आप, सिंस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, I can write x is equal to a sin ओमेगा t, ये हमारा इक्वेशन है. तो अब यहाँ पे अगर हमको पहुँचना है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा b, तो मैं x के जगह पे लिखूँगा b, एम्पलीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2b, इंटू साइन ऑफ ओमेगा को मैं लिखूँगा 2 पाई, ओमेगा 1 है, ऑलरेडी 1 है ओमेगा, तो कुछ लिखना ही नहीं ओमेगा के बारे में, सिर्फ t आएगा यहाँ पे, राइट. यहाँ पे सिर्फ साइन t आएगा. तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको आंसर आया साइन t इज इक्वल टू, ये b कैंसिल, साइन t का आंसर आएगा साइन t इज इक्वल टू हाउ मच, साइन t इज इक्वल टू हाफ, राइट. तो t का आंसर क्या आएगा आपको, देखो t का आंसर आएगा, टाइम का आंसर आएगा, तो टाइम का आंसर आएगा पाई बाई 6, दिस इज द आंसर, पाई बाई 6 सेकेंड्स, है ना, क्योंकि अगर साइन t हाफ होगा तो t होगा पाई बाई 6, 30 डिग्रीज, पाई बाई 6 रेडियन में लिखेंगे हम, सेकेंड्स, पाई बाई 6 सेकेंड्स. अच्छा, तो
F से C आने में कितना टाइम लगा, π/6 सेकेंड्स। और हमको क्वेश्चन में पूछा है कि C से D में आने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हम शायद निकाल सकते हैं टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम C टू D। देखो हम डायरेक्ट टाइम क्यों नहीं निकाल सकते C से D पे आने में, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, उसमें क्या होता है x इज़ द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जो भी हम टाइम निकालेंगे वो टाइम मीन पोजीशन से ही मेजर होगी, और C से D में C मीन पोजीशन नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैं जानता हूँ कि F से D जो है वो 1/4 ऑफ ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट हुआ, तो उसके लिए टाइम लगेगा कैपिटल T/4। ठीक है, और कैपिटल T/4 तो हम जानते हैं ना, कैपिटल T तो 2π है, तो कैपिटल T/4 मतलब ये होगा 2π/4, 2π/4 मतलब ये हो गया π/2। ठीक है, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम C टू D विल बी इक्वल टू व्हाट, ये टोटल टाइम T/4 माइनस F से C में जो आने को टाइम लगा होगा, दैट इज सॉरी T/4, हाँ T/4 मतलब π/2 होता है, तो T/4 के जगह पे मैं लिख देता हूँ π/2 माइनस π/6, और π/2 माइनस π/6 आप सॉल्व कर लो, आंसर आएगा π/3। तो ये हमारा आंसर है π/3 सेकेंड्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। थोड़ा प्रॉब्लम ट्रिकी था बट बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, राइट। और हमको सॉल्व करने के बाद पता चला कि एम्पलीट्यूड 2b है, राइट, हम पहले से नहीं जानते थे। ओके, क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल एक्स्ट्रा डिस्टेंस b। तो अब इससे हमको फ़ायदा क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑसिलेशन हो गया, क्योंकि और उसके लिए हम टाइम ऑलरेडी जानते हैं T/4, तो दिस इज़ T/4 और ये टाइम मैंने निकाल लिया, तो T/4 माइनस दिस टाइम इज़ नथिंग बट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम C टू D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The period of oscillation of a body of a mass m1 suspended from a light spring is capital T. When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the time period is 2t. Compare the masses m1 and m2. हमें compare करना है m1 m2 को, और situation ये है कि पहले जो मास था, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मास और टाइम पीरियड। ठीक है, मास और टाइम पीरियड। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो आपको पता चलेगा कि पहले मास सिर्फ m1 था, और टाइम पीरियड को मैं t1 लिख देता हूँ जो कि t था, कैपिटल T। और बाद में मास कितना था, बाद में मास था m1 प्लस m2, और टाइम पीरियड हो गया 2t, मतलब जो नया टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 2t, राइट। और स्प्रिंग का प्रॉब्लम है तो हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग। The time period of oscillation of a spring, the time period of oscillation of or of a mass attached to spring is given by the formula T is equal to 2π रूट ऑफ m/k। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो सब कुछ तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग भी वही है तो k कांस्टेंट है, ओके, और स्प्रिंग तो चेंज नहीं हो रहा है तो k कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, तो मैं स्ट्रेट अवे लिख सकता हूँ कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो आई कैन राइट t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो जब टाइम पीरियड t2 है तो मास है m1 प्लस m2, और जब टाइम पीरियड t1 है तो करस्पॉन्डिंग मास है m1, राइट। तो t2 के करस्पॉन्डिंग मास m1 प्लस m2 है और t1 को करस्पॉन्डिंग मास m1 है। अब सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यू, t2 इज नथिंग बट व्हाट, 2t, t1 इज नथिंग बट t, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन m1। तो ये t और t कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर कर लो, तो 4 इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। फाइनल आंसर 3m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 अपॉन m2 विल बी इक्वल टू 1/3।
तो ये थोड़ा इजी सम था और जल्दी सॉल्व हो गया, राइट।